कल के क्लास में हम लोग मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं पढ़ लिए थे, याद है ना। मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं और मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य, ठीक है ना, ये सब हमें याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है ना। कल हमने बताया था कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा जीन कौन सा होता है, डिस्ट्रोफिन जीन। और डिस्ट्रोफिन जीन में कितने करोड़ क्षार युग्मक मिलते हैं, 2.4 करोड़, ठीक है ना। और हम लोगों में कितना % डीएनए सेम होता है और कितना डिफरेंट होता है, आज इन्हीं का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। ये जो 99.9% डीएनए सेम होता है, इनका उपयोग, और जो 0.1% डिफरेंट होता है उसका प्रयोग, ठीक है ना। जिसको हम लोग कौन से टॉपिक में कवर करेंगे बताएं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आज का टॉपिक क्या होगा हमारा बताएं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है डीएनए अंगुली छापी। क्या नाम है, डीएनए अंगुली छापी, ठीक है। डीएनए अंगुली छापी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है ना। डीएनए क्या चीज़, फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो गया। और क्या होता है, और इसका नाम क्या है, डीएनए टाइपिंग। क्या नाम है, डीएनए टाइपिंग। और क्या नाम है इसका, डीएनए प्रोफाइलिंग। क्या नाम है, डीएनए प्रोफाइलिंग। समझ में आया ना। ये हमें चारों नाम याद होना चाहिए, ठीक है ना। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के और कितने नाम होते हैं, ये सब नाम हम लोगों को याद होना चाहिए। कितने नाम हैं इसके बताएं, 4, ठीक है ना। पहला तो डीएनए अंगुली छापी हो गया, और उसी को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे क्या चीज़, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। सेकंड जो है हो जाएगा डीएनए टाइपिंग, और थर्ड हो जाएगा क्या चीज़, डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है ना। इस तकनीक की खोज जो हुई थी ना, इस तकनीक की खोज किन के द्वारा हुई थी बताएं, इस तकनीक की खोज सर एलेक जेफरी के द्वारा हुई थी। किन के द्वारा हुई थी, सर एलेक जेफरी। समझ में आया ना। सर एलेक जेफरी ने सन 1985 में इस तकनीक की खोज करी थी। देखेंगे हम लोग कहीं कहीं 1984 भी दिया होता है, 1986 भी दिया होता है, ठीक है ना। हम लोग जो है दोनों के बीच का ईयर जो है याद रखेंगे, 1985। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, समझ में आ रहा है ना। अभी हम लोग सर्च करेंगे गूगल पे, वहाँ दिखाएगा क्या चीज़, 85 भी दिखाएगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे बुक्स में 84 लिखा होता है, तो इस पर थोड़ा सा जो है फोकस करना होगा। और ये अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो एक बार हम लोग उस पर कंसीडर करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो रहा है, उसके हिसाब से टिक करेंगे, ठीक है ना। मतलब 85 हम लोगों को याद रखना है। तो सर एलेक जेफरी के द्वारा जो है खोज हुई थी, किसकी बताएं, सर एलेक जेफरी के द्वारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज हुई थी। समझ में आ रहा है ना। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है क्या, उसको एक बार हम लोगों को समझना होगा। इसका इंट्रोडक्शन समझना होगा। इंट्रोडक्शन के बाद जो हम लोग देखेंगे इसका प्रोसेस, और इसके प्रोसेस के बाद देखेंगे इसका यूजेस, मतलब कहाँ पे हम लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, डीएनए फिंगर प्रिंट जो है, ये अंगुली का हम लोग फिंगर प्रिंट जानते हैं ना। आजकल सभी लोग जो है अपने सेल फोन में जो है यूज़ करते हैं किसका, फिंगर प्रिंट का। किस लिए, दूसरा कोई मोबाइल ना खोले। समझ में आ रहा है ना। या अगर चोरी हो गया तो उस समय जो है मोबाइल हमारा नहीं खुले। अभी मोबाइल में एक और मतलब ये आ गया है, क्या बोलते हैं, फीचर आ गया है, एंड्रॉयड 14 जितने मोबाइल फ़ोन से, पता है क्या है उसमें। अगर हम लोग चाहते हैं कि मेरा फ़ोन गुम हो गया और कोई स्विच ऑफ कर रहा है तो स्विच ऑफ ना हो, समझ में आया ना, उसको हम लोग ऑन कर सकते हैं। मतलब जब तक ऑन लॉक नहीं होगा तब तक जो है वो स्विच ऑफ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अभी के फ़ोन्स में ये फीचर आ रहा है। पहले क्या था कि लॉक है फ़ोन, फिर भी पावर बटन दबाए रहे 10 सेकंड तक, उसके बाद जो है फ़ोन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। अब नहीं हो सकता है, अब पहले लॉक खोलिए फिर उसके बाद ऑफ़ कीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है। फिंगरप्रिंट जो है वो हम सभी का जो है क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दूसरे का मोबाइल मिलता है, हम लोग ट्राई करते हैं कि खुल रहा है कि नहीं, तब तक पता चला खुल गया, तो हम लोग समझते हैं कि क्या है, चलिए भाई मेरा फिंगरप्रिंट जो है उससे मैच कर रहा है। लेकिन ऐसा रेयर है, बहुत रेयर है। कभी कभी जो है वो हो सकता है मशीन है कोई तकनीकी खराबी के कारण जो है उठा लेता होगा फिंगरप्रिंट,
लेकिन वहाँ एक छोटा सा चांस बन रहा है कि भाई सेम हो सकता है, बन रहा है कि नहीं। लेकिन डीएनए जो है हम सभी का, वो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है। इस धरती पर जितने भी आदमी हैं सबका डीएनए जो है कभी भी एक जैसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। कभी भी डीएनए हम सभी का एक जैसा नहीं हो सकता है। एक चीज़ देखें हम लोग, डीएनए जो होता है, अभी बता रहे हैं डीएनए जो होता है, डीएनए जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बल्क डीएनए। जब पूरा पढ़ा लेंगे उसके बाद जो डाउट होगा पूछना है, ठीक है। बल्क डीएनए होगा और एक हो जाएगा हम लोगों का क्या चीज़ बताएं? एक हो जाएगा हम लोगों का सैटेलाइट डीएनए। कल बताए थे ना, सैटेलाइट डीएनए, अनुषंगी डीएनए इसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखें ज़रा, बल्क डीएनए का मात्रा कितना होगा? 99.9%, ठीक है। और सैटेलाइट डीएनए का मात्रा कितना होगा? 0.1%, ठीक है ना, 0.1% होता है। तो ये 99.9% डीएनए का कोई यूजेज नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है। और सैटेलाइट डीएनए जो है ना, इसको हम लोग बांट लेते हैं दो जगह। सैटेलाइट डीएनए को कितने जगह बांट लेते हैं? दो जगह। एक हो जाएगा हम लोगों का मिनी सैटेलाइट, क्या हो जाएगा? मिनी सैटेलाइट। और एक हो जाएगा माइक्रो सैटेलाइट। कौन सा हो जाएगा बताएं? माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है ना, माइक्रो सैटेलाइट। तो मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट ये जो होते हैं ना, ये 10 से 60 बेस पेयर वाले होते हैं। इनकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं? इसमें क्षार युग्मों की संख्या कितनी होगी? 10 से लेके 60 तक मिनी सैटेलाइट में। और माइक्रो सैटेलाइट में होता है 2 से लेके 6 तक। 2 से लेके 6 तक बेस पेयर होंगे। 2 से लेके कितना तक होंगे? 6 तक बेस पेयर होंगे। इन्हीं माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट को हम लोग VNTR कहते हैं। क्या कहते हैं? VNTR। और इनको कहा जाता है STR। समझ में आया ना? VNTR और STR, इनका फुल फॉर्म हम लोग क्या जानते हैं बताएं? VNTR का हम लोग जानते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ क्या चीज़? टैंडेम रिपीट्स, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं, इनका फुल फॉर्म लिखना जरूरी है। वेरिएबल क्या चीज़? नंबर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स, ठीक है ना। अभी बहुत सारा चीज़ हम लोगों को समझना बाकी है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। तो ये हो गया हमारा VNTR, समझ में आ रहा है ना? VNTR हो गया। और STR क्या होता है? STR होता है शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स। क्या होता है? शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स, ठीक है ना। तो शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स हो गया। एक को हम लोग जो है सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए कहते हैं और एक को लघु अनुषंगी डीएनए कहते हैं। लघु और सूक्ष्म दोनों में छोटा कौन है? सूक्ष्म छोटा है, ठीक है ना। कल भी बताए थे हम कि मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, मिनी और माइक्रो दोनों में छोटा कौन है? माइक्रो छोटा है, ठीक है ना। मिनी थोड़ा इससे बड़ा है, माइक्रो से बड़ा होता है मिनी, ठीक है। तो मिनी सैटेलाइट हो गया और कौन हो गया? माइक्रो सैटेलाइट हो गया। ये दो तरह के डीएनए होते हैं। कौन से डीएनए? सैटेलाइट डीएनए। पहले हम लोग अपने डीएनए के बारे में पूरी तरह से जाने। हमारे बॉडी में जितना भी डीएनए है उसका 99.9% हम सभी से मैच करेगा। समझ में आ रहा है ना? हमारे क्लासरूम में जितने भी लोग बैठे हैं सबका डीएनए कितना परसेंट सेम है? 99.9% सेम है। और केवल हम सभी का ही नहीं बल्कि इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों का, सभी मनुष्यों का कितना डीएनए सेम है? 99.9%। कितना अलग है? 0.1%। उस 0.1% के डिफरेंट होने से क्या होता है? हम लोग इतने ज़्यादा बदले हुए दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? कल भी इसको एक्सप्लेन किया था हमने। तो 0.1% जो है ना, इसका हम लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका यूज़ है। और इसको हमने कितने जगह बांट रखा है बताएं? 2 जगह बांट रखा है। किसमें किसमें? मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में। समझ में आ रहा है ना? तो मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में हम लोग एक बात और देखेंगे कि यहाँ पे ये डीएनए के ही एक भाग हैं, डीएनए के ही एक विशिष्ट भाग हैं। समझ में आ रहा है ना? डीएनए के एक स्पेशल जो है क्या हो गए बताएं? डीएनए के एक स्पेशल पार्ट हो गए, एक स्पेशल जो है पोर्शन हो गए ये, ठीक है। लेकिन माइक्रो सैटेलाइट जो होते हैं इनका इस्तेमाल डीएनए अंगुली छापन में नहीं किया जाता है।
किनका उपयोग किया जाता है? मिनी सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। किनका उपयोग किया जाएगा? मिनी सैटेलाइट का। इन्हीं का उपयोग कर लेते हैं हम लोग। एक्चुअली ये देखें है क्या, डीएनए जो होता है ना, डीएनए की संरचना हम लोगों ने पढ़ी है ना। डीएनए की संरचना कैसी होती है? द्विरज्जुकीय संरचना होती है। समझ में आ रहा है ना? तो इस द्विरज्जुकीय संरचना पर जगह जगह हम लोग देखेंगे कि कुछ जो है ना चीज़ें, कुछ बेस पेयर जो है ना वो रिपीट कर रहा है। कुछ बेस पेयर क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ये हम लोग बॉक्स जो बना के देखे हैं, तो छोटा बॉक्स बड़ा बॉक्स ये दोनों रिपीट करता है। छोटा बॉक्स ये हो गया, बड़ा बॉक्स ये हो गया। इसको अगर बॉक्स की मदद से हम लोग समझे तो ठीक है ना। छोटा बॉक्स जो रिपीट करेगा वो कौन है? माइक्रो सैटेलाइट है। और जो बड़ा बॉक्स रिपीट करेगा वो मिनी सैटेलाइट है। और संयोग ये है कि मिनी सैटेलाइट जो है ना वो कॉपी होता है एक पेरेंट का और दूसरे ऑफस्प्रिंग में जाएगा। मतलब पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग में जो जाएगा वो ऐसा लग जाएगा कि उसका कॉपी कौन है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलें कि एक जगह पेरेंट में आ गया है ATG। समझ में आ रहा है ना? तो बताएं इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा TAC। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोगों को कैसे मालूम है कि इसका कॉपी जब बनेगा तो यही बनेगा? हाँ, क्योंकि ये डीएनए है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका कॉपी ये बनेगा। अर्थात अगर पिता में हम लोगों को ये वाला क्षार युग्म दिखा है और उसके संतान में ये वाला क्षार युग्म दिख रहा है, हम लोग कह सकते हैं कि इसका बेटा ये होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसी मतलब चीज़ का फ़ायदा हम लोग उठाते हैं किस में? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। समझ में आ रहा है ना? ये जो छोटे छोटे बॉक्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये रिपीट करते हैं। किसके अनुसार रिपीट करते हैं? तो डीएनए में हम लोगों को पता है ना कौन कौन से क्षार युग्म पाए जाते हैं, जरा बताएं हम लोग। डीएनए में होता है A, ठीक है ना, A हो गया, T हो गया, G हो गया और C हो गया। ये चार जो है ना बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। पता है कौन कौन? ये हो सकता है कि देखें 2-2 के क्रम में रिपीट करें, 6-6 के क्रम में रिपीट करें या 10 के क्रम में रिपीट करें। समझ में आया ना? 60 के क्रम में भी रिपीट कर सकते हैं। ये आते जाएगा एक लाइन से। जैसे मान के चलें TAC 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 आते गया, देख रहे हैं ना? TAC 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 आते गया और ये रिपीट कर गया एक ही बार, हजारों बार। समझ में आया ना? एक ही बार हम लोगों को कितना बार देखने के लिए मिल रहा है? 1000 बार देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे पुनरावृत्ति अनुक्रम। क्या कहेंगे? पुनरावृत्ति अनुक्रम कहेंगे, रिपीटिंग सीक्वेंस कहेंगे। ये ऐसे सीक्वेंस हैं जो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना? और यही रिपीटिंग सीक्वेंस है। ये देख रहे हैं ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। जो जितना बार डीएनए का भाग जो है एक छोटा सा रिपीट किया होगा, ठीक है ना, वही है एक VNTR और एक क्या चीज़? STR। अगर कम बार मतलब 2 से 6 क्षार युग्म जो है रिपीट कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स कहेंगे। और अगर ज़्यादा मतलब 10 से लेकर 60 बार रिपीट कर रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे हम लोग? VNTR कहेंगे। और पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट? हम लोग क्या बताएंगे? मिनी सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा? मिनी सैटेलाइट। कल हम लोगों ने बहुरूपता पढ़ी थी ना, बहुरूपता याद आ रहा है? किसको कहते हैं? ये हम लोग देखे थे, जो हम लोग जीनोम का नक्शा तैयार करेंगे। जीनोम का जो नक्शा तैयार करते हैं, जीनोम का नक्शा, जीनोम पता है ना, हमारे अंदर जितना डीएनए है उसका सीक्वेंसिंग कर लेना जीनोम कहलाता है, ठीक है ना? जीनोम का नक्शा तैयार करना कहलाता है। और यही है बहुरूपता। ये जो हम लोग रिपीट किए हैं ये क्या है? बहुरूपता है। और बहुरूपता जो है वो रिपीट करती है। किस किस आधार पर रिपीट करती है? हो सकता है वो क्षार युग्मों के आधार पर रिपीट करें या रिपीट कितनी बार हुआ है उसके आधार पे करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे पिताजी में 100 बार रिपीट किया है तो उनके बेटे में भी कितना बार? 100 बार रिपीट होगा। समझ में आ रहा है ना? किसी में मतलब मेरे अंदर अगर 100 बार रिपीट किया है, दूसरे व्यक्ति के अंदर 200 बार रिपीट किया है, तीसरे व्यक्ति में 300 बार रिपीट किया है। इसी तरह से हम सभी का ये 0.1% डीएनए क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है ना? अलग अलग होते हैं। और इनका उपयोग हम लोग कर लेते हैं किस में? किस में कर लेते हैं बताएं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। समझ में आ रहा है ना? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ही जगह फेल होता है। अब तक का एनालिसिस है ये, एक जगह फेल होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और वो है समरूपी जुड़वा बच्चों की स्थिति में। समझ में आ रहा है ना? समरूपी जुड़वा बच्चों की स्थिति में दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंट सेम होगा।
अगर दो समरूपी जुड़वा बच्चे हैं, सपोज दैट राम और श्याम दो समरूपी जुड़वा बच्चे हैं, राम ने जो है किसी का खून कर दिया, समझ में आ रहा है ना, और उसके बाद जो है पुलिस जो है दोनों को पकड़ती है, राम और श्याम दोनों को पकड़ती है, ठीक है, दोनों जो है पकड़े जाते हैं, दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, सेम है। तो क्या पुलिस जो है सही पता लगा पाएगी कि राम ने मर्डर किया या श्याम ने किया, बताएं? नहीं पता लगा पाएगी। क्यों नहीं लगा पाएगी? क्योंकि दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंट एक ही जैसा लग रहा है, समझ में आया ना। तो केवल समरूपी जुड़वा बच्चों की स्थिति में, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की स्थिति में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, वहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि दोनों का फिंगरप्रिंट क्या होगा, सेम होगा। अब इसके बाद देखें हम लोग ज़रा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो है और आगे की चीज़ें हम लोग देखते हैं। ये जो VNTR मिलते हैं ना, VNTR का साइज़ होता है, VNTR का क्या होता है बताएं, अलग अलग साइज़ होता है। और पूछा जाएगा कि VNTR का साइज़ कितना होता है, VNTR का आकार कितना होता है, तो हम लोग बताएंगे 0.1 से 0.1 से लेके और कितना KB तक, 0.1 से लेके और 20 KB तक होता है। KB हम लोग समझते हैं ना, KB क्या होता है, KB कंप्यूटर के मेमोरी के भाषा में किलोबाइट, और यहाँ डीएनए की भाषा में जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, किलोबेस। समझ में आया ना। कहा जाएगा कि VNTR का आकार कितना से कितना होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, 0.1 से 20 किलोबेस। किलोबेस का मतलब क्या हो गया, किलो का मतलब होता है 1000 और बेस का बेस बेस पेयर, ठीक है ना, 1000 बेस पेयर। 0.1 से लेके कितना बेस पेयर तक होता है बताएं, 1000 बेस पेयर तक होता है, ठीक है। एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में, नाम है उसका, पता है क्या चीज़, PCR नाम है, PCR, समझ में आ रहा है ना। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR को हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डिटेल में इसको चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अब हम लोगों का चैप्टर 11 ही शुरू होगा। संडे के क्लास में हम लोगों का चलेगा चैप्टर 10 और रेगुलर डेज में चलेगा हम लोगों का चैप्टर नंबर 11। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रखें हम लोग कि PCR जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज क्या चीज़, चेन रिएक्शन जो होता है, इसमें भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके और पढ़ा जाता है अनुक्रमों को, ठीक है। डीएनए पे कौन कौन से अनुक्रम मिल रहे हैं उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं हम लोग कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ये देखें हम लोग VNTR का फुल फॉर्म देख रहे हैं ना हम लोग, इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताएं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या। समझ में आ रहा है ना। और किसने खोज करी थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बताएं, एलेक्स जेफरी, ठीक है ना, एलेक्स जेफरी। तो अभी हम लोगों को बस एक चीज़ पढ़ना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करना होता है। मतलब ये पेज थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका इंट्रोडक्शन तो हम लोग समझ गए ना। डीएनए का अपना क्या निकाल लेना बताएं, एक कॉपी नहीं, उसका सीक्वेंस क्या है उसका मतलब आइडेंटिफिकेशन कर लेना, उसको पहचान लेना, ठीक है ना। डीएनए का अनुक्रम क्या है उसको पहचानने की क्रिया ही क्या कहलाती है, डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है। देखें डीएनए फिंगरप्रिंट की ज़रूरत तब समझ में आई थी ना, जब देखा गया कि भाई फिंगरप्रिंट से काम नहीं चल रहा है। जैसे अगर कोई मर्डरर है, किसी को गोली मार रहा है, तो हो सकता है वो बंदूक पे जो है रुमाल लपेट के और उसके बाद जो है गोली मारे। देखे हैं कि नहीं हम लोग, फिल्मों में ऐसा बहुत सारा देखे हैं, ठीक है ना। आधा तो चोर डकैत और मर्डरर को भारतीय फिल्मों से प्रेरणा मिलती है समझ में आ रहा है कि नहीं। भारतीय फिल्में देखे, जैसे हम लोग दृश्यम देखें, दृश्यम देखें हैं कि नहीं, अगर नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देखें, पता चलेगा कि कैसे जो है क्राइम होता है, कैसे क्राइम छुपाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो भारतीय फिल्मों से इन सब की जानकारी बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। तो होता क्या है ना कि मतलब रुमाल जो है लपेट के और किसी को मार दिए गोली, क्या उनका फिंगरप्रिंट आएगा बंदूक पे? नहीं आएगा। या फिर अगर अपने से मारे भी हैं तो उसको जाते समय अल्कोहल से पूरा क्या कर देंगे,
क्लीन कर देंगे, एल्कोहल से साफ़ कर देंगे, सब फिंगरप्रिंट क्या हो गया, मिट गया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेकिन एक फेमस जो है वो एल्कोहल है, इजीली मिल जाता है, इसीलिए एल्कोहल। हाँ उससे भी, सैनिटाइज़र में भी तो एल्कोहल होता है, ठीक है। तो मतलब जो है बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनसे हम लोग हटा सकते हैं फिंगरप्रिंट को। या फिर ऐसा होता है कि जो जिसको मारना है ना, उसी के हाथ में बंदूक पकड़ा देगा लोग, लास्ट में क्या होगा, उसी का फिंगरप्रिंट आएगा, कहा जाएगा कि ये इसने सुसाइड किया है, सुसाइड डिक्लेयर हो गया, समझ में आ रहा है ना। लेकिन फिंगरप्रिंट जो है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब अभी जो एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंट ये ऐसी व्यवस्था है जिससे न्यायिक मामलों की जांच करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिली है, बहुत आसान हो गया है, समझ में आया ना। हम लोग एक इंटरटेनमेंट मूवी भी देखे होंगे जिसमें पिताजी जो है बहुत अमीर होते हैं और एक आदमी आके कहता है कि हम आपके बेटे हैं, आपकी सारी जायदाद क्या है, हमारी है समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से वो जब दावा करते हैं तो उनके पिताजी जो है कहते हैं कि चलिए आप क्या कीजिए, मतलब उस तरह का बन के दिखाइए जो मेरे बेटे में होना चाहिए। खैर उनको पता होता है कि मेरा बेटा है, लेकिन अगर किसी को नहीं मालूम होगा तो वो क्या करेगा, वो डीएनए फिंगरप्रिंट करवाएगा, कहेगा चलो अगर तुम मेरे बेटे हो तो डीएनए फिंगरप्रिंट कराते हैं। तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंट और पिता का डीएनए फिंगरप्रिंट कराया जाएगा और तब जाके चेक किया जाएगा कि भाई वो उसी का बेटा है या नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अगर कोई माता पिता हैं उनके बच्चे खो गए हैं, उनके बच्चे खो गए हैं, अक्सर हम लोग मूवी में देखते हैं कि गए हैं लोग मेला घूमने के लिए तब तक बच्चे क्या हो गए, खो गए, खोते भी हैं। अक्सर हम लोग मेले में सुनेंगे अनाउंसमेंट करते हुए कि फलाना आदमी का जो है बच्चा क्या हो गया है, खो गया है, ठीक है, अनाउंसमेंट सेंटर पे आके ले जाएं। तो होता है ऐसा, मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन सावधानी रखनी चाहिए। मेले में ऐसा नहीं है कि खाली अपने से मतलब रखें, बच्चों का खास ध्यान रखें, ठीक है ना। तो देखिए खोए हुए बच्चों की जानकारी अगर लेनी है हम लोगों को, ठीक है ना, बहुत साल बाद मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि मेरा ही बच्चा है, तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंट कराएंगे। डीएनए फिंगरप्रिंट करा के हम लोग जान सकते हैं कि ये किसका बच्चा है, समझ में आ रहा है ना। तो इन सभी मामलों में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे क्राइम हुआ है, कहीं पे क्राइम हुआ है तो क्राइम सीन पे हम लोग जाएंगे और वहाँ से सैंपल उठाएंगे। किसका सैंपल उठाएंगे ज़रा बताएं हम लोग, डीएनए का सैंपल हम लोग उठा लेंगे, समझ में आ रहा है ना। किसका सैंपल लेंगे हम लोग, डीएनए का सैंपल ले लेंगे। और डीएनए का सैंपल किससे लेंगे हम लोग ज़रा बताएं। डीएनए का सैंपल जो है वो देखें किससे किससे मिल सकता है, लार से, ठीक है, याद रखें ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। किससे किससे मिल सकता है, लार से। डीएनए का सैंपल जो है वो किससे किससे निकाला जा सकता है, लार से, आंसू से, समझ में, आंसू से भी निकाला जा सकता है, समझ में आया। और किससे, पसीना हो गया, ठीक है, और किससे, वीर्य हो गया, और किससे, बाल हो गया, नाखून हो गया, समझ में आया ना, बाल, नाखून, त्वचा, बाल, नाखून, त्वचा। क्राइम सीन पे दूसरा क्या मिलेगा जी, यही ना मिलेगा, कोई अपना लीवर थोड़े निकाल के रखेगा क्राइम सीन पे, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्राइम सीन, और ये भी जानबूझ के नहीं मिलता है, ये गलती से मिल जाता है। हो सकता है मतलब ज़बरदस्ती जो है उसको चाकू मारने गया हो कोई, तब तक उसका पसीना टपक गया हो है कि नहीं, पसीना टपक गया है, पसीना सूख गया, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोशिकाएं बची होती है। हाँ उसमें से भी स्किन निकल के गिर जाएगा वहाँ, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, समझ में आ रहा है ना। और वही चीज़ ढूंढते हैं फॉरेंसिक वाले, जहाँ भी क्राइम हुआ रहता है वहाँ सबको जाने की इजाज़त होती है क्या, सबसे पहले उस एरिया को बैरिकेड किया जाता है। क्यों बैरिकेड किया जाता है, सबूत जो है मिट ना जाए, सबूत मिटने का डर होता है, इसलिए उस एरिया को सील कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है क्राइम सीन, डू नॉट एंटर, समझ में आ रहा है ना। अक्सर हम लोग सीआईडी वगैरह में देखते हैं, तो वो इसलिए बैरिकेडिंग किया जाता है ताकि वहाँ पे कोई जा ना पाए और सबूत को मिटा ना पाए, समझ में आ रहा है ना। अनजाने में भी सबूत मिट सकता है, जानबूझ के भी मिटाया जा सकता है। हो सकता है क्रिमिनल उसी भीड़ में हो
और जाके जानबूझ के ढूंढे कि किधर बाल उल कहीं गिरा नहीं ना है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से होता है। लार, पसीना, आंसू, वीर्य, बाल, नाखून और त्वचा, इसमें से कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है, उसमें से सेल को निकाला जा सकता है। जो क्राइम किया है उसके कोशिका को निकालेंगे और कोशिका को निकाल के उसमें से डीएनए निकालेंगे और डीएनए से अब पता करेंगे कि किस पे शक जा रहा है, और जिस पे शक जाएगा उसको बुलवाएंगे, चलिए अब क्या कराने, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराने। समझ में आया ना। उसका भी ब्लड सैंपल लिया जाएगा या कोई सा भी सैंपल लेके और डीएनए जो है मैच कराया जाएगा। जिससे मैच करेगा पुलिस जो है उसको सौंप देगी कोर्ट को कि लीजिए यही जो है अपराधी है। समझ में आ रहा है ना। और कोर्ट जो है वो अब सज़ा सुनाएगी। तो आपराधिक मामलों की जांच में जो है बहुत ज़्यादा सहायता मिली है, किससे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से। ये देख रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे पिता का गुणसूत्र हो गया, यहाँ पे किसका हो गया, माता का गुणसूत्र हो गया, दोनों गुणसूत्र हो गए। ये गुणसूत्र संख्या 7 है, ठीक है ना। गुणसूत्र संख्या 7 लिया गया है, गुणसूत्र 2 लिया गया है, गुणसूत्र 16 लिया गया है। गुणसूत्र 7 को किस रंग से दिखाया गया है, और गुणसूत्र 2 को, और गुणसूत्र 16 ब्लू कलर से। ये एनसीईआरटी का फिगर है और डीएनए फिंगरप्रिंट को समझने के लिए सबसे बेटर है। समझ में आ रहा है ना, सबसे बेटर फिगर है ये। तो ये सैंपल ले लिया गया, समझ में आ रहा है ना। अब क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला है वो ये है, सी लिखा हुआ है ना, सी फॉर क्राइम सीन हम लोग मान लेते हैं। तो क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला है वो ये है। इसका हमने टोटल प्रोसेस कर दिया है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कर दिया है। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करने के बाद गुणसूत्र 7 का जो है ये खंड हम लोगों को यहाँ मिल रहा है, गुणसूत्र 2 का ये वाला खंड मिल रहा है यहाँ, और गुणसूत्र 16 का ये खंड मिल रहा है हम लोगों को। अब 2 आदमी पकड़े गए हैं, एक ए है, एक ए पकड़ा गया है, और एक कौन पकड़ा गया, बी। ये दोनों सस्पेक्ट हैं। सस्पेक्ट मतलब इन पे शक है कि इन्हीं दोनों ने जो है क्राइम किया होगा। समझ में आ रहा है ना। दोनों को बुला के हम लोग उनका फिंगरप्रिंट करेंगे और अब इससे मैच कराएंगे। किससे मैच कर रहा है ज़रा देखें, यहाँ रेड है तो रेड है, देख रहे हैं ना, यहाँ रेड है तो रेड है, यहाँ पे येलो है तो यहाँ येलो है। खैर ये चीज़ दोनों में मिल गया है, देख रहे हैं ना, दोनों में मिला है। यहाँ पे येलो नहीं है लेकिन यहाँ है, यहाँ नहीं है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ येलो है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। यहाँ ब्लू है, यहाँ है, यहाँ भी है। यहाँ ब्लू है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। देख रहे हैं ना। तो ए से और बी से सबसे ज़्यादा इसका किससे मैच कर रहा है बताएं, डीएनए बी से मैच कर रहा है। तो कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, हाँ चलिए बी अब आराम से जेल में जो है लार, पसीना, आंसू सब टपकाते रहिए। समझ में आया ना। तो ये चीज़ जो है होता है, ऐसे हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है इतना ज़्यादा हेल्प करता है हम लोगों को। रेप के केस में भी जो है कौन मतलब विक्टिम है, ठीक है ना, उनको पता लगाने में जो है हेल्प करता है क्या चीज़, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है ना, वहाँ पे जांच होती है इससे। हर व्यक्ति के वीर्य में हम लोग पढ़े हैं फ्रक्टोज की मात्रा होती है, पढ़े हैं ना। और फ्रक्टोज जो है वो लगभग सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है, अलग अलग टाइप का होता है। तो उसके साथ जो कोशिकाएं होती हैं उनसे पता लगा लिया जाता है कि कौन रेपिस्ट हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग डीएनए अंगुली छापन तकनीक का प्रयोग करते हैं। अगर पूछा जाए कि डीएनए अंगुली छापन तकनीक का उपयोग किन में किया जाता है, हम लोग बता सकते हैं। पहला बात क्या बताएंगे, आपराधिक मामलों की जांच में। ध्यान से सुनेंगे और वीडियो में से लिख लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आता है कि डीएनए अंगुली छापी का क्या महत्व है, तो हम लोग क्या कहेंगे बताएं, आपराधिक मामलों की जांच हेतु। दूसरा बताएं, बलात्कार के परीक्षण हेतु। तीसरा बताएं, पैसा उठाने में। तीसरा क्या होगा बताएं, खोए हुए बच्चों के माता पिता की सही जानकारी लेने में। ठीक है ना। और समरूपी जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है ना, अगर वो गुम हो गए हैं, बचपन में वो गुम हो गए हैं, तो उनका भी जो है पता लगाने में हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। 2-4 लिखेंगे हम लोग, बहुत है, बाकी हम लोग समझते हैं, बहुत चालाक हैं हम लोग।
ठीक है ना। अब हम लोगों को ये देखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया कैसे जाता है, कितने स्टेप्स में ये पूरा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसका इस मतलब टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। तो सबसे पहला काम हम लोग बताएं जरा, क्या करते हैं? डीएनए का विलगन। इसको भी हमें लिखना है, एक एक करके लिखना है हम लोगों को। पहले पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे जरा बताएं? पहले पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे डीएनए का विलगन। डीएनए का क्या चीज़? विलगन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को हम लोग क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। जैसे मान के चले क्राइम सीन से एक कोशिका मिली और कोशिका के अंदर जो है, कोशिका के अंदर कौन है बताएं? डीएनए है। तो इस डीएनए को हम लोग निकालेंगे बाहर। डीएनए को क्या करेंगे बताएं जरा? बाहर निकालेंगे हम लोग। तो डीएनए, कोशिका से डीएनए को निकालने की प्रक्रिया कहलाती है क्या चीज़? डीएनए का विलगन। ठीक है ना। इसको स्पूलिंग कहते हैं। 11 चैप्टर में हम लोग इसका और डिटेल देखेंगे। ठीक है, स्पूलिंग कहा जाता है। डीएनए को हमने कोशिका से क्या किया? पृथक कर लिया। अब कोशिका से डीएनए को निकालने के बाद दूसरा प्रक्रिया हम लोग करेंगे। दूसरी प्रक्रिया क्या है बताएं? प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस लिख दिया है, इससे अच्छा अंडा न्यूक्लियस लिख दिया होता। ठीक है, इसको हम लोग एंडो न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या कहते हैं? एंडो न्यूक्लियस। कहीं कहीं एनसीईआरटी भी गलती कर देता है, एंडो न्यूक्लियस कहते हैं हम लोग। तो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस द्वारा डीएनए का क्या चीज़? पाचन। पाचन का मतलब क्या होता है जरा बताएं? पाचन का अर्थ क्या होता है? पाचन का अर्थ होता है बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देना। समझ में आ रहा है ना? भोजन जो हम लोग करते हैं शुरू से उसको तोड़ने का ही काम चलता है। पहले दांत उसको तोड़ता है, फिर उसको लार तोड़ता है, फिर वो अंदर जाएगा तो HCl तोड़ेगा, फिर उसके अंदर जाएगा तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जो जूसेस होती हैं, ठीक है ना, छोटी आंत में जो जो रस होते हैं, वो सब उसको छोटे अणुओं में क्या करते हैं? तोड़ते हैं। ठीक है ना। तो भोजन को शुरू से तोड़ने का ही काम चलता है। ठीक है ना। तो पाचन का अर्थ होता है बड़े अणुओं को क्या करना है? छोटे अणुओं में तोड़ना। तो डीएनए जो निकला है यहाँ पे, वो एक पूरा डीएनए हमने निकाल लिया है, उसको हम लोग छोटे छोटे खंडों में क्या करेंगे? तोड़ेंगे। छोटे बड़े खंडों में जो है रैंडमली, यादृच्छिक रूप से तोड़ते हैं हम लोग। समझ में आया ना? लेकिन छोटे छोटे खंडों में तोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बताएं? प्रतिबंधन। किसका प्रयोग करेंगे? प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस। किसका उपयोग करेंगे? प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है ना? किस एंजाइम का प्रयोग करेंगे? प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस। अंग्रेजी इसका याद रखें, रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या चीज़? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, इस एंजाइम का प्रयोग करेंगे हम लोग, प्रतिबंधन एंजाइम का। याद रखें, इसको हम लोग जो है आणविक कैंची भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बताएं? आणविक कैंची। क्या कहा जाता है? आणविक कैंची कहा जाता है। कैंची किसका काम करता है? काटने का। इसको हम लोग इंग्लिश में कह लेते हैं मोलेकुलर सीजर। क्या कहते हैं? मोलेकुलर सीजर कहते हैं हम लोग। सीजर मतलब कैंची। ये ऐसी कैंची है जो अणुओं को काटने का काम करती है। किन किन अणुओं को काटने का काम करती है? डीएनए के अणुओं को काटने का काम करती है। और इस पे एक शब्द लगा हुआ है, प्रतिबंधन। इस प्रतिबंधन का मतलब क्या होता है? प्रतिबंधन का अर्थ होता है कि इस पे थोड़ा सा लगाम लगाया गया है कि भाई ऐसा नहीं है कि डीएनए को कहीं से भी काट देना है। डीएनए को एक स्पेशल साइट से काटना है। और ये बात भी हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। ठीक है ना। इस प्रतिबंधन का मतलब जो है हम लोग वहाँ समझेंगे। यहाँ केवल नाम आया है, हमें नाम याद रखना है। ठीक है ना। तो आणविक कैंची हो गई। आणविक कैंची कौन होती है बताएं? प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? मोलेकुलर सीजर कहते हैं। ये कौन सा काम करेगी? डीएनए अणुओं को छोटे छोटे पीसेस में काटने का काम करती है। समझ में आ रहा है ना? तो ये दूसरी प्रक्रिया है। पहले हमने डीएनए को निकाला कोशिका से, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे हम लोग? डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ठीक है। अब तीसरी प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। और तीसरी प्रक्रिया है, देखें, ये देखें जरा, क्या नाम लिखा है बताएं? इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण। ठीक है ना। याद रखेंगे अब लोग, ये 6 प्रोसेस है और 6 लाइन बाय लाइन हम लोगों को घर पे लिख लेना है जाके।
अभी हम केवल समझा रहे हैं इसको, ठीक है ना। घर पे जाके इसको हम लोग लिखेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के चरण, ऐसा टॉपिक बनाएंगे और इन 6 पॉइंट्स को लिख लेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए के खंडों का क्या चीज़, पृथक्करण। अब ये डीएनए के खंड मिले हैं हम लोगों को, एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आधा नाम दिया है वहाँ पे, क्या नाम है इसका बताएं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या नाम है इसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। पता है इस तकनीक में क्या किया जाता है, इस तकनीक में देखें हम लोग डीएनए पे चार्ज होता है, हम लोग पढ़े हैं कि नहीं बताएं जरा, चार्ज होता है ना डीएनए पे, तो एक तरफ एनोड और कैथोड हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के ना हम लोग डीएनए के छोटे बड़े खंडों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, समझ में आया ना। जो बड़े खंड होंगे ऊपर की ओर और छोटे खंड जो होते हैं नीचे की ओर दिखेंगे हम लोगों को। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो भी डीएनए के खंड हम लोग बनाए हैं उसको छांट लेंगे, उसको पृथक करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक जेल का प्रयोग किया जाता है जिसको एगार जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार मार्क करके रखें, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एगार जेल या एगारोज जेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एगार जेल या एगारोज जेल, एगारोज जेल। एगारोज जेल कहाँ से प्राप्त होता है, तो एगारोज जेल जो है ये प्राप्त होता है समुद्री घास से। किससे प्राप्त होता है बताएं हम लोग जरा, समुद्री घास, किससे प्राप्त होगा, समुद्री घास से प्राप्त होगा, ठीक है ना, समुद्री घास। और उसका नाम पूछा जाए कौन सा समुद्री घास, तो हम लोग बताएंगे जेलिडियम, क्या बताएंगे, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ठीक है, एक जेलिडियम हो गया और एक ग्रेसिलेरिया हो गया। क्लास 11th में ये बताया जाता है, क्लास 11th में सहवाल जब पढ़ेंगे ना हम लोग, सहवाल में बताया जाता है। एक्चुअली ये सहवाल ही हैं, कौन बताएं, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है क्या चीज़, एगार जेल या एगारोज जेल। एगारोज जेल से आइसक्रीम बनता है, एगारोज जेल से जो है जेली बनता है, और एगारोज जेल का प्रयोग हम लोग करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी, और एगारोज जेल में हम लोग पालते हैं जीवाणुओं को, जीवाणुओं का संवर्धन किया जाता है, समझ में आया ना। इतना सारा उपयोग है एगारोज जेल का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसी तकनीक है जरा बताएं हम लोग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसको कहते हैं, हम लोग जेल का प्रयोग करके, किस जेल का, एगार जेल का, और इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के, ठीक है ना, डीएनए के छोटे बड़े खंडों को क्या करते हैं, पृथक करते हैं। इसी तकनीक को क्या कहा जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। डेफिनेशन इसका पूछा जाए तो हम लोग वीडियो में से निकाल के लिख सकते हैं ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहेंगे, ऐसी तकनीक जिसमें जेल का प्रयोग करके, किस जेल का, एगार जेल का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के, विद्युत प्रवाह करके डीएनए के छोटे बड़े खंडों को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। कितने नंबर स्टेप पे पहुंचे हम लोग, 3rd नंबर। 4th देखें जरा, पृथकृत डीएनए खंडों का संश्लेषित झिल्ली जैसे नाइट्रोजन सेलुलोज या नाइलॉन पर स्थानांतरण, इस तकनीक का नाम है, और इस तकनीक का नाम है साउदर्न ब्लॉटिंग। याद रखेंगे क्या नाम है, साउदर्न ब्लॉटिंग, क्या नाम है, साउदर्न ब्लॉटिंग। और ये साउदर्न ब्लॉटिंग कैसी तकनीक है, अब हमें जो डीएनए के छोटे बड़े खंड मिले हैं उन छोटे बड़े खंडों में से हम लोग पहचान लेंगे मिनी सैटेलाइट्स को, याद है ना, और मिनी सैटेलाइट्स को पहचान के मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो डीएनए मिलेंगे उन पर हम लोग रख देंगे एक सीट, और सीट जो है ये किसकी बनी होगी बताएं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साउदर्न ब्लॉटिंग में जो सीट रखा जाता है वो सीट किसकी बनी होती है, तो हम लोग याद रखें वो नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नाइट्रोसेल्यूलोज, या फिर किसकी बनी होती है, नाइलॉन की बनी होती है, नाइलॉन की झिल्ली होती है, नाइलॉन, ठीक है ना, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े होंगे नाइलॉन के बारे में। तो नाइलॉन हो गया, नाइट्रोसेल्यूलोज हो गया, इसकी जो मतलब झिल्ली होगी उसको हम लोग डीएनए पर रख देंगे। ऐसा करने से होता क्या है, डीएनए के खंड इस पर चिपक जाते हैं, डीएनए के जो खंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्राप्त हुए हैं वो इस पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे
चिन्हित VNTR का उपयोग करेंगे और संकरण करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है डीएनए का। अब डीएनए का क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। और ये प्रोब किसको कहते हैं? VNTR प्रोब। पता है VNTR प्रोब किसको कहेंगे? जैसे मान के चलें इस वाले डीएनए पे हम लोगों को मिल गया है ATG। क्या मिला है? ATG। ATG से कौन जुड़ेगा जरा बताएं हम लोग। ATG से कौन जुड़ेगा? TAC जुड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमारे पास पहले से ये वाले डीएनए होते हैं, ये वाले डीएनए पहले से होते हैं और इनको हम लोग जो है चिन्हित VNTR को इस सीट पर छोड़ देते हैं। और इस सीट पर छोड़ने पर हमें पता है ATG से कौन जुड़ जाएगा? TAC जुड़ जाएगा। मतलब जो जिसका पूरक होगा वो उससे जुड़ेगा। इसी को हम लोग प्रोब कहते हैं, चिन्हित VNTR प्रोब, जिनको पहले से हमने चिन्हित करके रखा है। समझ में आ रहा है ना? पहले से हम लोग पहचान के रखें कि भाई ये TAC है, उसको छोड़ दिया हम लोग इस पर। छोड़ने के बाद वो जाके चिपकेगा किससे? ATG से। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्षार युग्म होते हैं और उनको हम लोग इस पे छोड़ते हैं, नाइलॉन की शीट पर छोड़ते हैं। अब आखिरी प्रक्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया बताएं? स्वविकिरणी चित्रण, ऑटो रेडियोग्राफी। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसके बाद जो है हम लोग करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। क्या करेंगे? ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। और ऑटो रेडियोग्राफी में जो है, ऑटो रेडियोग्राफी में स्वविकिरणी चित्रण द्वारा डीएनए खंडों का पता लगाते हैं हम लोग एक्सरे की मदद से। ठीक है ना? जानते हैं कि कौन सा क्षार युग्म जो है इस पर किससे जाके जुड़ा है। अर्थात ये दिखाई थोड़ी ना देते हैं हम लोगों को, या ऐसा थोड़ा है कि डीएनए पे लिखा रहता है कि हम A हैं, हम T हैं, G हैं, ऐसा लिखा थोड़ा रहता है। उसको पहचाना जाता है। तो पहचानने के लिए हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी का उपयोग करते हैं और ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद ही हम लोगों को ये वाला रिज़ल्ट मिलेगा। ये वाला रिज़ल्ट कब मिला है बताएं? ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद मिला है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कितने चरण हैं बताएं? 6 चरण हैं। पहले चरण का नाम बताएं। पहला चरण क्या है? डीएनए का विलगन। दूसरा चरण क्या है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अंडा न्यूक्लियस लिखा है यहाँ गड़बड़ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का क्या चीज़? पाचन। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण और पृथक्कृत डीएनए खंडों का संश्लेषित झिल्ली पर स्थानांतरण। पृथक्कृत डीएनए संश्लेषित झिल्ली का झिल्ली पर स्थानांतरण जो है क्या कहलाता है? कौन सा तकनीक? साउदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है ना? साउदर्न ब्लॉटिंग। एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है। क्या है ये? कौन बताएंगे? वेस्टर्न ब्लॉटिंग हिंट दे। चैप्टर 4 में हमने उसको पढ़ाया है। साउदर्न ब्लॉटिंग। एड्स। एड्स की जांच किसके द्वारा की जाती है? एड्स की जांच किसके द्वारा की जाती है? 2 टेस्ट है, हमने बताया था 2 टेस्ट है। ठीक है, HIV तो उसका वायरस है। पहला टेस्ट है एलिसा टेस्ट, याद है? एलिसा टेस्ट। और दूसरा टेस्ट WB टेस्ट। तो ये WB का फुल फॉर्म क्या बताए थे हम? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और ये क्या है? ये साउदर्न ब्लॉटिंग है। तो कभी भी हम लोग इधर का उधर नहीं करेंगे, याद रखें। साउदर्न ब्लॉटिंग जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग एड्स की जांच करने में। सबसे बेहतर रिजल्ट एड्स का कौन देता है? एकदम सटीक रिजल्ट WB टेस्ट। वेरिफिकेशन जो किया जाता है वो WB टेस्ट से किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये साउदर्न ब्लॉटिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे बताएं? चिन्हित VNTR प्रोब का इस्तेमाल करेंगे। प्रोब मतलब हो गया जो पहले से हमारे पास डीएनए के छोटे छोटे खंड हैं, उनको हम लोग इस पर छोड़ देते हैं और वो जाके अपने पूरक खंडों से चिपक जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इनको VNTR कहा जाता है, प्रोब कहा जाता है, VNTR प्रोब। और तब लास्ट में हम लोग उसका एक्सरे रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोगों को सीक्वेंस मिल के तैयार होगा। समझ में आ रहा है ना? और उससे हम लोग अब पता लगाएंगे कि कौन है क्रिमिनल। CID देखते हैं ना हम लोग, तो CID में ऐसी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तुरंत DNA प्रोफाइलिंग किया जाता है। ठीक है ना? तो ये था आज का क्लास हम लोगों का। कल से शुरू होगा क्या चीज़ बताएं? कल से चैप्टर 11
कल से चैप्टर 11, और जिनका होगा एक भी क्लास मतलब छूटेगा, 1 मिनट का भी क्लास छूट जाएगा ना, तो टॉपिक नहीं समझ में आएगा। इस चैप्टर में भी देखे होंगे, अगर एक भी दिन का क्लास छूटा है तो टॉपिक नहीं समझ में आया होगा। 11 चैप्टर में भी वही है, एक भी दिन का क्लास छूटा कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा। ज़रूरी है दोनों।